हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के चैप्टर 4 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से जो आगे क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, रेखा के समीकरणों x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी को सिमेट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित कीजिए। तो इन दो रेखाओं के समीकरण को हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी में से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण जो दिया है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी दिया है, तो यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्लस में b दिया है सो पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार जो दूसरा रेखा का समीकरण दिया है z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी को भी हम लोग परिवर्तित कर लेंगे। यहां से भी हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा सी वाई इज इक्वल जेड माइनस डी, और y इज इक्वल टू हो जाएगा जेड माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, और जो दूसरा समीकरण निकाला है y जेड माइनस डी अपॉन सी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल वाई माइनस 0 अपॉन में 1 कर सकते हैं, और यहाँ इज इक्वल टू में z माइनस डी अपॉन सी कर सकते हैं। तो जो आया है x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल वाई माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल जेड माइनस डी अपॉन सी, यही आपका सिमेट्रिकल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सिमेट्रिकल फॉर्म। तो क्वेश्चन में कहा था कि दो रेखाओं के समीकरण दे दिए हैं, उन दोनों समीकरणों का यूज करके हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित करना था। तो हमने क्या कर लिया, जो पहला रेखा का समीकरण दिया था x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, इसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी प्रकार जो दूसरा रेखा का समीकरण दिया था z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, यहां से भी हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, और y x माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो गया, और y ही z माइनस डी अपॉन सी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस बी अपॉन ए जेड माइनस डी अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि तीनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो तीनों चीजें जब आपस में बराबर हो गई तो हमने उसको लिख दिया x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल वाई माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल जेड माइनस डी अपॉन सी। तो जो हमने x माइनस बी अपॉन ए, वाई माइनस 0 अपॉन 1 और जेड माइनस डी अपॉन सी को तीनों को आपस में जो बराबर करके लिखा है, तो जब लिखने के बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है समीकरण, वही आपका सिमेट्रिकल फॉर्म हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो इसके बाद चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर रेखा x अपॉन 1 इज इक्वल वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल जेड प्लस 2 अपॉन 3 तथा समतल 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 को मिलती है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक किसी बिंदु के निर्देशांक फाइंड करना है जो कि बिंदु रेखा पर भी स्थित है और समतल पर भी स्थित है। तो कोई एक समतल होगा, उस समतल में भी एक कोई बिंदु स्थित होगी, और एक कोई रेखा है, उस रेखा पर भी वो बिंदु स्थित है। तो उस बिंदु के हमें निर्देशांक फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस बिंदु के निर्देशांक को यहाँ पे मान लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माना कोई एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है। तो हमने एक कोई बिंदु मान ली P, और उसके निर्देशांक भी मान लेते हैं x1, y1 और z1। तो लिख लेंगे, माना कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक
x1 y1 और z1 है। तो एक कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 और z1 हमने मान लिए हैं और यही बिंदु रेखा पर भी स्थित है और समतल पर भी स्थित है। तो जब कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होती है तो वो जो बिंदु है उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो आगे हो जाएगा जो कि दी हुई रेखा व समतल पर स्थित है। तो यहां से जब कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगी और वही बिंदु समतल पर भी स्थित है तो समतल के समीकरण को भी संतुष्ट करेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। तो हो जाएगा, माना रेखा x/1 इज इक्वल y-1/2 इज इक्वल z+2/3 पर बिंदु P स्थित है। तो यहां से हो जाएगा, जब रेखा x/1 y-1/2 इज इक्वल z+2/3 पर बिंदु P स्थित है तो बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x1 y1 और z1। तो इस समीकरण को संतुष्ट करा देते हैं। तो हो जाएगा x1/1 इज इक्वल y-1/2 है तो y की जगह हो जाएगा y1। तो हो जाएगा y1-1/2 इज इक्वल z1+2/3। ये हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण, जो कि जिस पर कोई बिंदु P स्थित थी तो उस बिंदु P के निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर गए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू में r मान लेते हैं, लिखेंगे मान लिया। तो हो जाएगा, यहां से हम लोग निकाल लेंगे x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हो जाएगा x1 इज इक्वल r, इसी प्रकार y1-1/2 इज इक्वल r। तो यहां से हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो y1 इज इक्वल हो जाएगा 2r+1। इसी प्रकार हम लोग तीसरा पार्ट लेंगे, z1+2/3 इज इक्वल r लेंगे। तो यहां से हमें z1 की वैल्यू मिल जाएगी, z1 इज इक्वल हो जाएगा 3r-2। तो यहां से हमें x1 y1 और z1 की वैल्यू मिल गई। चूंकि बिंदु P समतल पर भी स्थित है तो जो समतल का समीकरण होगा उस समीकरण को बिंदु P के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे। तो आगे लिखेंगे हम लोग, चूंकि बिंदु P समतल पर भी स्थित है, समतल पर भी स्थित है, तो क्या हो जाएगा, जो बिंदु P समतल पर स्थित है तो बिंदु P के निर्देशांक समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो आगे लिख लेंगे, बिंदु P के निर्देशांक समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो जो समतल का समीकरण दिया होगा उस समतल के समीकरण को बिंदु P के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे। तो समतल का समीकरण दिया है 2x + 3y + z = 0। तो यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हो जाएगा 2x 1 हो जाएगा प्लस 3y1 हो जाएगा प्लस z1 = 0 हो जाएगा। और हम लोग x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे x1 y1 और z1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू है r, तो हो जाएगा 2r + 3y1। y1 की वैल्यू है 2r + 1, तो हो जाएगा 2r + 1 प्लस z1। तो z1 की वैल्यू है 3r - 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3r - 2 = हो जाएगा 0। तो यहां से हमें r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2r + 6r + 3
प्लस 3r-2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग 2r 6r और 3r को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11r और 3 - 2 तो हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, r इज इक्वल टू हो जाएगा -1/11। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई है। इस r की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे x1, y1 और z1 की वैल्यू में, तो हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बिंदु P के निर्देशांक है। और हमें फाइंड भी करना था उस बिंदु P के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर रेखा और समतल दोनों मिलते हैं। तो हमें एक बिंदु थी, उस बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने थे। तो बिंदु P हमने मान लिया था, उसके निर्देशांक मान लिए थे x1, y1, z1। तो हमें यही फाइंड करना था, x1, y1 और z1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x1, y1 और z1 की वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगी? x1 इज इक्वल टू r दिया है, y1 इज इक्वल टू 2r प्लस 1 दिया और z1 इज इक्वल 3r-2 आया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए क्या करेंगे, अब हम लोग r की वैल्यू पुट करेंगे। तो x1 इज इक्वल दिया है r, तो r की वैल्यू आई है -1/11। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/11। तो इसी प्रकार अब हम लोग करेंगे y1 इज इक्वल 2r प्लस 1 दिया है, तो 2r प्लस 1 और r की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -1/11 प्लस 1। और इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 9/11। तो यहां से हमें y1 की वैल्यू भी मिल गई। इसी प्रकार हम लोग z1 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो z1 की वैल्यू है 3r-2 और r की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -3/11 - 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -25/11। तो यहां से हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू मिल गई जो कि बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे आपके -1/11, -9/11, -25/11। तो यही एक बिंदु थी जहां पर रेखा और समतल दोनों मिलते थे। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए -1/11, 9/11 और -25/11। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, एक समतल जिसका केंद्रक ABC है, निर्देशांक अक्षों को क्रमशः बिंदु PQR पर काटता है, समतल PQR का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, एक समतल का समीकरण फाइंड करना है जो निर्देशांक अक्षों को बिंदु P, Q और R पर काटता है और त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पे ABC दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाला डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका x अक्ष, ए हो जाएगा आपका y अक्ष और ए हो जाएगा आपका z अक्ष। तो यहाँ पे जो समतल का समीकरण हमें फाइंड करना है वो समतल निर्देशांक अक्षों को बिंदु P और Q R पर काटता है। x अक्ष पे मान लेते हैं बिंदु P पर कट कर रहा है और y अक्ष पे मान लेते हैं बिंदु Q पर और z अक्ष पे मान लेते हैं बिंदु R पर एक समतल कट कर रहा है। तो इन तीनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पे समतल आपको दिखाई देने लगे, कौन सा समतल है, तो हो जाएगा आपका समतल PQR। इस समतल PQR का हमें समीकरण फाइंड करना है जो कि निर्देशांक अक्षों को बिंदु P, Q और R पर कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बिंदु P, Q और R के निर्देशांक कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक समतल का समीकरण मान लेते हैं। समतल का समीकरण है, माना समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण हो जाएगा x/p प्लस y/q प्लस
जेड अपॉन आर इज इक्वल 1। ए हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूंकि समतल निर्देशांक अक्षों को बिंदु P, Q और R पर काटता है, तो आगे लिखेंगे चूंकि समतल निर्देशांक अक्षों को बिंदु P पर कट करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं P, 0, 0, बिंदु Q के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 0, Q, 0 तथा बिंदु R के निर्देशांक हम लोग मान लेंगे 0, 0, R पर काटता है। एक कोई समतल है जो निर्देशांक अक्षों को बिंदु P, Q व R पर काटता है। बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए P, 0, 0, बिंदु Q के निर्देशांक हमने मान लिए 0, Q, 0 और बिंदु R के निर्देशांक हमने मान लिए 0, 0, R। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज PQR के केंद्रक के निर्देशांक हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PQR के केंद्रक के निर्देशांक तो त्रिभुज PQR के केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे P + 0 + 0 अपॉन 3, 0 + Q + 0 अपॉन 3 और 0 + 0 + R अपॉन 3। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी P अपॉन 3, Q अपॉन 3 और R अपॉन 3। तो हो जाएंगे आपके त्रिभुज PQR के केंद्रक के निर्देशांक और त्रिभुज PQR के केंद्रक बिंदु ABC हमें दे रखे हैं। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं P/3 = A। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी P = 3A। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे Q अपॉन 3 = B। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी Q = 3B और इसी प्रकार R/3 = C लिख लेंगे। तो यहां से R की वैल्यू मिल जाएगी 3C। तो यहां से हमें PQR की वैल्यू मिल गई है। तो PQR की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आगे लिखेंगे PQ व R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x/p + y/q + z/r = 1। तो यहाँ पे हम लोग PQR की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हो जाएगा आपका x/3a + y/3b + z/3c = 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1/3 कॉमन है, तो इसको 1/3 को कॉमन लेके पक्षांतर कर देंगे। तो हो जाएगा x/a + y/b + z/c = हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका समतल का समीकरण जो कि हमें फाइंड करना था। तो ये समतल को समीकरण जो आया है x/a + y/b + z/c = 3, यही समतल का समीकरण था जो कि निर्देशांक अक्षों को बिंदु PQR पर कट कर रहा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया, रेखा x-2/1 = y-1/3 = z-3/2 के समांतर तथा मूल बिंदु और बिंदु 5,2, -1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में एक समतल का समीकरण फाइंड करना है जो रेखा x-2/1 = y-1/3 = z-3/2 के समांतर है और मूल बिंदु तथा बिंदु 5,2, -1 से होकर जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे मूल बिंदु से होकर जाने वाले
समतल का समीकरण। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल b। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। समतल का समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल 0। यह समतल का समीकरण बिंदु 5, 2, -1 से होकर गुजरता है। तो बिंदु 5, 2, -1 इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगी, चूंकि समतल बिंदु 5, 2, -1 से होकर गुजरता है, इसलिए बिंदु 5, 2, -1 समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगी। समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो जब बिंदु 5, 2, -1 समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो यहां से मिल जाएगा हमें a1 और x की जगह पुट कर देंगे 5, तो हो जाएगा a1 इंटू 5 प्लस b1 इंटू y, y की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा b1 इंटू 2 प्लस c1 इंटू z, और z की वैल्यू यहाँ पे -1, तो हो जाएगा c1 इंटू -1 इज इक्वल 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5a1 प्लस 2b1 माइनस c1 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ पे एक रेखा का समीकरण दिया x-2/1 इज इक्वल y-1/3 इज इक्वल z-3/2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रेखा x-2/1 इज इक्वल y-1/3 इज इक्वल z-3/2 की दिक् कोज्जाएं। तो इस रेखा के समीकरण से हम लोग दिक् कोज्जाएं फाइंड कर लेंगे। तो दिक् कोज्जाएं हमें मिल जाएंगी 1, 3, 2। तो जो रेखा का समीकरण दिया था उस रेखा के समीकरण से हमने दिक् कोज्जाएं फाइंड कर ली। तो दिक् कोज्जाएं मिल गई 1, 3, 2। और क्वेश्चन में कह रहा है जिस समतल का समीकरण हमें फाइंड करना है वो समतल का समीकरण रेखा जो दी हुई रेखा है उसके समांतर है। तो आगे लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार वांछित समतल का समीकरण दी हुई रेखा के समांतर है। दी हुई रेखा के समांतर है, इसलिए समतल पर अभिलंब रेखा के लंबवत होगा। रेखा के लंबवत होगा। तो लंबवत होने का प्रतिबंध हम लोग जानते ही हैं। तो लंबवत होने का प्रतिबंध होता है, लंबवत होने का प्रतिबंध तो लंबवत होने का प्रतिबंध होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे a1, b1 और c1 क्या है, समतल की दिक् कोज्जाएं हैं, और a2, b2, c2 आपकी रेखा की दिक् कोज्जाएं। तो यहाँ पे हमें रेखा जो दी है उस रेखा की दिक् कोज्जाएं मालूम है।
हमने यहाँ से निकाल ली थी, देखो जाए थी 1 3 2 आई थी, तो जो A2 B2 C2 है दो ही रेखा की दिक् को जाए A1 B1 C1 समतल की दिक् को जाए। तो यहाँ पे हमें समतल की दिक् को जाए मालूम नहीं है और रेखा की दिक् को जाए मालूम है, तो रेखाओं की दिक् को जाए हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद एक समीकरण मिलेगा। तो चलिए रख देते हैं, रेखा की दिक् को जाए हम लोग रख देंगे, तो हो जाएगा A1 और A2 की वैल्यू जाएगी 1, तो A1 इंटू 1 प्लस B1 इंटू B2 की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा B1 इंटू 3 प्लस C1 इंटू C2 की वैल्यू है 2, तो रख देंगे 2 इज इक्वल हो जाएगा 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा A1 प्लस 3B1 प्लस 2C1 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे समीकरण नंबर 2 में था 5A1 प्लस 2B1 माइनस C1 इज इक्वल 0, और समीकरण नंबर 3 में दिया A1 प्लस 3B1 प्लस 2C1 इज इक्वल 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को बीजगणित मेथड से हल करके A1 B1 और C1 का मान निकाल लेंगे, और A1 B1 C1 का मान निकालने के बाद हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमारा समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बीजगणित विधि से निकाल लेते हैं A1 B1 और C1 की वैल्यू। तो आगे लिखेंगे बीजगणित विधि से, बीजगणित विधि से। तो चलिए यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों समीकरण को बीजगणित विधि से हल करेंगे। तो पहले सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे, तो दोनों समीकरण लिख लेंगे, तो 5A1 प्लस 2B1 माइनस C1 इज इक्वल 0, और तीसरा समीकरण दिया है A1 प्लस 3B1 प्लस 2C1 इज इक्वल 0। तो इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है बीजगणित विधि से, तो हो जाएगा A1 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो हो जाएगा -3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल हो जाएगा माइनस B1 अपॉन, अब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा C1, और C1 का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 5 तो हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो 15 माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग सभी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा A1 अपॉन 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, तो A1 इज इक्वल हो जाएगा 7, B1 अपॉन 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और माइनस साइन तो माइनस 11 हो जाएगा इज इक्वल C1 अपॉन 15 माइनस 2 तो हो जाएगा 13 इज इक्वल टू में हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा। तो यहां से हमें A1 B1 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं A1 अपॉन 7 इज इक्वल लैम्डा लेके चलेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा A1 इज इक्वल 7 लैम्डा, और इसी प्रकार हम लोग लेके चलेंगे B1 अपॉन माइनस 11 इज इक्वल लैम्डा, तो यहां से हमें B1 की वैल्यू मिल जाएगी, B1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 लैम्डा। इसी प्रकार तीसरा पार्ट लेके चलेंगे तो हम लोग हो जाएगा C1 अपॉन 13 इज इक्वल लैम्डा, तो यहाँ से हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी, C1 की वैल्यू आ गई 13 लैम्डा। तो यहाँ से हमें A1 B1 और C1 तीनों की वैल्यू मिल गई है। तो A1 B1 C1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो चलिए हम लोग A1 B1 और C1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो A1 B1 व C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A1 B1 C1 का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 दिया है A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 B1 C1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 की वैल्यू आई हमारे पास 7 लैम्डा, तो हो जाएगा 7 लैम्डा इंटू एक्स, तो हो जाएगा इंटू एम एक्स कर दिया,
प्लस B1 दिया है, B1 की वैल्यू आई है -11 लैम्डा, तो हम लिख लेंगे -11 लैम्डा, और इंटू में y है तो इंटू में y कर देंगे, प्लस C1 की वैल्यू आई है हमारे पास 13 लैम्डा, तो 13 लैम्डा लिख लेंगे, और इंटू में z है तो इंटू में हम लोग z लिख लेंगे, और इज इक्वल 0। तो यहां से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो होगा 7 लैम्डा x माइनस 11 लैम्डा y प्लस 13 लैम्डा z इज इक्वल 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे समीकरण में लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा को हम लोग कॉमन कर लेंगे, और लैम्डा को कॉमन करने के बाद पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 11y प्लस 13z इज इक्वल 0। तो हो जाएगा आपका समतल का समीकरण जो हमें फाइंड करना था। तो ये आ गया आपका जिस समतल का समीकरण में फाइंड करना था क्वेश्चन में, उस समतल का समीकरण आ गया 7x माइनस 11y प्लस 13z इज इक्वल 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है समतलों x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल 4 और 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल 0 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले और समतल 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पर लंब है, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक समतल का समीकरण निकालना है जो दिए हुए दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाता है, तथा एक तीसरा जो समतल दिया है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 के लंब है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो समतल की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है जो कि तीसरे समतल 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पर लंब है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो लिखेंगे समतल x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल 0 और 2x प्लस 5 माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, से जाने वाले समतल का समीकरण। तो दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड में 2x प्लस y माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल 0। तो हो जाएगा किन्हीं दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो इस समीकरण को आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल 0। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x वाले पार्ट को एक साथ कर लेंगे, y वाले पार्ट को एक साथ कर लेंगे और z वाले पार्ट को एक साथ कर लेंगे। तो हो जाएगा x 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y 2 प्लस लैम्डा प्लस z 3 माइनस लैम्डा प्लस में हो जाएगा आपका -4 और प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका किन्हीं दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो आ गया है x 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 2 प्लस लैम्डा प्लस z 3 माइनस लैम्डा प्लस ब्रैकेट में -4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक तीसरा समतल भी दिया है, तो ये तीसरा समतल लिख लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे दिया हुआ समतल का समीकरण,
तो दिए हुए समतल का समीकरण क्या है? 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? किन्हीं दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, और जो तीसरा समतल दिया है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल 0, तो दोनों समतल के समीकरण परस्पर लंब हैं। तो हमें तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक समतल का समीकरण फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है कि नहीं, दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और दिया हुआ समतल का समीकरण 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों परस्पर लंब हैं, तो क्या हो जाएगा? चूंकि समतल फर्स्ट समतल सेकंड परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंब हैं, तो लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है? लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में कह दिया है कि दोनों समतल के समीकरण परस्पर लंबवत हैं, तो यहां से हमें निकालना पड़ेगा a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब हम लोग समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1z से तुलना करा देंगे, तो हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार जब हम समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 से तुलना करा देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे हम लोग इन सभी की वैल्यू यहाँ पे इस प्रतिबंध में पुट कर देंगे। तो यहाँ अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो a1 की वैल्यू अगर तुलना कराएंगे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 से जब तुलना कराएंगे, तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस लैम्डा और c1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3 माइनस लैम्डा। तो इन सभी वैल्यूज को हम लोग इस प्रतिबंध में पुट कर देंगे, और जब तुलना समीकरण दो की तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 से कराएंगे, तो यहाँ से हमें a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी। a2 b2 c2 की वैल्यू भी हम लोग प्रतिबंध में पुट कर देंगे। तो a2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है 5, b2 की वैल्यू मिल रही है हमें 3 और c2 की वैल्यू हमें मिल रही है 6। तो इन सभी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2 लैम्डा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू में a2 की वैल्यू कितनी है? 5, तो इंटू में हो जाएगा 5 प्लस b1 इंटू b1 की वैल्यू है 2 प्लस लैम्डा इंटू में b2 की वैल्यू है 3, तो इंटू में 3 कर देंगे प्लस c1 इंटू c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस लैम्डा इंटू c2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 और इज इक्वल टू में 0। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 1 प्लस 2 लैम्डा में कराएंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस लैम्डा में कराएंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा में कराएंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल 0। तो यहाँ पे लैम्डा वाले पार्ट को सभी को ऐड कर लेंगे, तो 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 माइनस 6, तो हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस में अब क्या करेंगे 5 प्लस 6 प्लस 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 हो जाएगा 11 प्लस 18 हो जाएगा 29 इज इक्वल में हो जाएगा 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो 7 लैम्डा प्लस 29 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगी हमें लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा -29 अपॉन
7। ये आ गई आपकी लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो चलिए लैम्डा की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 लैम्डा, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 लैम्डा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो लैम्डा का मान है उसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा x 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -29/7, तो हो जाएगा -29/7 प्लस y 2 प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -29/7 हो जाएगा 2 - 29/7 प्लस z 3 माइनस लैम्डा दिया है तो हो जाएगा 3 प्लस 29/7 और प्लस में दिया है -4 प्लस 5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 29 तो हो जाएगा -29/7 इज इक्वल 0। तो जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें आगे वैल्यू मिल जाएगी। तो जब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा आपका किन्हीं दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, जो कि किसी तीसरे दिए हुए समतल पर लंब है। तो जो हमें समतल का समीकरण निकालना, तो समतल का समीकरण आ गया है 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इज इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है एक्सरसाइज 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या करना है, किन्हीं दो तलों के बीच का कोण फाइंड करना है। तो इससे पहले के क्वेश्चनों में हमने दो तलों के बीच का कोण फाइंड करने का तरीका आपको बता दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 26 खुद कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताए एक्सरसाइज 4 में समतल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चन को आज हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको जो आज क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जाके अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर जरूर करें, ताकि बाकी के स्टूडेंट भी अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।